at NW. नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर 2 आयुर्वेद संस्थानों को देश को समर्पित किया है। इन दोनों में एक जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NIA है, जबकि दूसरा गुजरात के जामनगर का आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान यानी ITRA है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम। आपको बता दें कि दोनों ही संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रतिष्ठित संस्थान हैं। जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान को संसद के कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI का दर्जा मिला है, तो जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी रुचि देते हैं योग के अंदर भी, आयुष के अंदर भी, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर आयुष मंत्रालय और अधिक प्रभावी तरीके से इस मंत्रालय के अंदर जो भी आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सभी तरह के जो सेक्टर है उसको मजबूत करने में राजस्थान में भी वो सहयोग करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें राजस्थान की तर्ज पर हर एक शिकायत पर FIR दर्ज की जाए। इसके लिए CM गहलोत ने PM मोदी को पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में अशोक गहलोत ने दलील दी है कि प्रत्येक शिकायत पर FIR दर्ज करने को अनिवार्य किए जाने से उस इलाके की छवि अपराध में बढ़ोतरी की जरूर बनेगी, लेकिन वास्तव में इससे हर आपराधिक मामलों की प्रभावी जाँच होगी और पुलिसिया व्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान में पुलिस नवाचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि अन्य राज्य भी इस प्रभावी संवेदनशील प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। गहलोत ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि कानून और व्यवस्था को प्रभावी तरीके से बनाए रखने के लिए देश भर में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इस सिस्टम के अनुसार यदि कोई पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो ये जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी दर्ज की जा सकती है और मामले को दर्ज करने से इनकार करने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। झुंझुनू में सीकर ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए ASI राम स्वरूप को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खास बात ये कि ये शिकायत एक रिटायर्ड फौजी ने की थी जो पहले से ही सालों से अपने परिवार के झगड़ों से परेशान था और आर्मी से VRS ले चुका था। वहीं जो ASI धरा गया है उसका भी 7 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला था। बताया जा रहा है कि रघुनाथपुरा गांव के राम प्रताप ने सीकर ACB में शिकायत की थी कि उसके पारिवारिक झगड़े में कार्रवाई और बयान दर्ज कराने के नाम पर ASI ने उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन बाद में वो 30,000 पर मान गया था। ASI की इस डिमांड की शिकायत राम प्रताप ने ACB कोर्ट से कर दी और ACB ने जाल बिछाकर ASI राम स्वरूप को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बार बार IO राम स्वरूप जो चौकी प्रभारी है बुढ़ाकोट जी की चौकी के, उस चौकी प्रभारी द्वारा पैसों की डिमांड करने पर इसने ACB से संपर्क किया। 10 तारीख को इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में 50,000 रुपए की डिमांड वेरीफाई होने के बाद
फर्स्ट किस्त के रूप में आज 15,000 रुपये देते हुए ASI को रंगे हाथों ट्रैप किया था। एसीबी ने रतनपुर चेक पोस्ट पर कार्रवाई पर परिवहन विभाग में चल रही घूसखोरी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एसीबी ने एक परिवहन इंस्पेक्टर और 4 गार्ड्स और दलालों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,65,000 से ज्यादा की राशि भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि रतनपुर चेक पोस्ट से लगातार ऐसी शिकायतें भी आ रही थीं कि वाहन चालकों से अवैध वसूली हो रही है। इसी शिकायत पर एसीबी की टीम ने गुरुवार रात 8 बजे रतनपुर चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के एक गार्ड को ट्रक चालक से अवैध रूप से राशि वसूलते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चेक पोस्ट 1 और 2 पर जाँच की तो परिवहन उप निरीक्षक छगन मेघवाल और दलालों के पास से 2,65,000 की राशि जब्त हुई। एसीबी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने इनके पास से करीब 42,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। साथ ही ताश के पत्ते और लाखों का हिसाब भी मिला है। पुलिस ने कोटा के 2 अलग अलग इलाकों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक कार्रवाई बजाज नगर इलाके में हुई, जहां बिजली के खंभे के नीचे ताश के पत्तों पर जुआ खेलने की शिकायत मिली थी। यहां से पुलिस ने श्याम सुंदर, पवन, सुमेर सिंह, तेज महल, सोहन सिंह और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 31,480 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई उद्योग नगर थाना पुलिस ने भैरूजी मंदिर के पास की। यहां बॉम्बे योजना इलाके में दबिश देकर ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हीरालाल, राजेंद्र कुमार, मुकेश लोहार और राधेश्याम नाम का शख्स भी शामिल है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 10,400 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि प्रतिबंध और गैर कानूनी होते हुए भी लोग दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हैं। इनका मानना है कि अगर दिवाली के मौके पर उनका जुआ लग गया तो फिर सालों भर इनकी चांदी रहेगी। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो आरोपी है जिसने नसियाजी जैन मंदिर दादाबड़ी के कोषाध्यक्ष को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की थी और 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम मुकेश राठौर है। इसके पास से पुलिस को 2,26,000 रुपए नगद और 1,90,000 का चेक भी मिला है। आपको बता दें कि नसियाजी जैन मंदिर के कोषाध्यक्ष और वकील मनीष मोहिवाल ने दादाबड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15,000 की उधारी मांगने पर ठेकेदार मुकेश राठौर ने उनको घर में बंधक बना लिया और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई और उनका हाथ काटने की भी कोशिश हुई। 5 घंटे की मारपीट के बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो वो थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उन्हीं की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी नकाब के पीछे अपना चेहरा छिपा रही इस लड़की पर लगे आरोपों की बात सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सीकर की खंडेला पुलिस ने इस लड़की को हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस लड़की पर आरोप है कि इस लड़की ने क्रैशर मशीन से डस्ट डलवाने के बहाने एक शख्स से फोन पर संपर्क किया था, जिसके बाद एक दिन वो डस्ट देखने के बहाने उसके पास गई और डस्ट का मोल भाव कर चली गई। इसके बाद इस लड़की ने झूठ बोलकर इस लड़के से 25,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद भी इसका लालच कम नहीं हुआ और फिर इसने लड़के को झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर लूटना शुरू कर दिया और उससे हजारों रुपए ऐंठ लिए। जब लड़के की आर्थिक हालत खराब हो गई तो उसने पुलिस को शिकायत कर दी और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। परिवादी को 1,000 रुपए पुष्टि करने हेतु दिए जाकर रवाना किया। जो महिला उदयपुरवाटी रोड पर लालसरी स्टैंड के पास परिवादी को मिली और उसने परिवादी से 1,000 रुपए लिए, जिस पर महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से परिवादी का चेक, फोटो, गाड़ी की आरसी व जो रुपए 1,000 उसने दिए बरामद किए जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक गांजे की फसल नजर आती है और नशे की फसल को देखकर यकीन है आप भी हैरान रह गए होंगे। धौलपुर की पुलिस भी यहाँ पहुंचकर हैरान रह गई थी,
दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि 5 बीघा से ज्यादा जमीन पर उमरह गांव में अवैध गांजे की खेती हो रही है और इसी खबर पर पुलिस ने यहां छापेमारी की और 5 बीघा जमीन पर लगी फसल को काटकर जब्त कर लिया। खास बात ये कि पुलिस की आने की खबर मिलते ही खेत मालिक और गांजे की फसल लगाने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस अब राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाल रही है, साथ ही आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। क्योंकि काफ़ी तादाद में गांजे के पेड़ थे और खेतों में कार्रवाई करने के लिए काफ़ी जाब्ते की आवश्यकता थी, इसलिए पर्याप्त जाब्ता मौके पर भिजवाया गया। अभी भी मौके पर कार्रवाई चल रही है। काफ़ी गांजे के पेड़ खेतों में उगे हुए हैं। जब सोने के इतने जेवरात अचानक किसी को मिल जाएं, तो ईमान उसका क्यों ना डगमगाए, और वो भी धनतेरस के दिन। लेकिन सीकर में एक ऑटो चालक का सोने के इन जेवरात को देखकर जरा भी मन नहीं डोला। अटल रहा ईमानदारी पर और जिसकी अमानत थी उसको मिल जाए, इसलिए इन सोने के जेवरात के साथ पुलिस के पास पहुंच गया। इंदिरा जी ने उस वक्त राब्ते ने इंदिरा देवी को टेलीफोन से कॉल किया। वो आए, अपने गहने की शिनाख्त की, जो करीब 8 लाख रुपए कीमत का सोने का था, जिसको सुपुर्द किया गया है। टैक्सी चालक ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक। सीकर में एक ऑटो चालक ने 8 लाख रुपए के गहने लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है और अपनी अमानत को वापस पाकर इंदिरा देवी की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। बेटी कल्याण पूड़िया के पास उतरी और मेरा भूलवंश कहीं बैग रह गया। टैक्सी चालक ने अपनी ईमानदारी से पुलिस चौकी पूछाया, उसमें वहाँ से मेरा सामान वापस मिला। और अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की खबरों की। राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहे हैं, लेकिन किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो उनमें योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी एक नर्वस और बेडौल गुणवत्ता वाले नेता हैं। ऐसा मानना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में यही लिखा है। इस किताब में ओबामा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है और उनके बारे में लिखा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में भी भाव शून्य सच्चाई और ईमानदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि चार्ली क्रिस्ट और रहम एमेनुएल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ 1 या 2 उदाहरण ही अपवाद हैं, मसलन सोनिया गांधी। हालांकि बराक ओबामा की इस नई किताब की आलोचना भी हो रही है और ए प्रॉमिस्ड लैंड को उनके निजी जीवन की तुलना में उनके राजनीतिक रुख पर अधिक केंद्रित कहा जा रहा है। इस किताब में ओबामा ने राजनीति में अपनी शुरुआती दिनों से लेकर पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खात्मे तक के बारे में लिखा है। प्रधानमंत्री ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और करीब 3 साल से ढकी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के मूर्ति का अनावरण कर दिया है। 10.5 फीट का प्रतिमा है और 3 फीट की उनका नीचे का पोडियम है, तो कुल मिला ले तो 13.5 फीट है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जैसे ही रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, करीब 11 फीट से ज्यादा ऊंची ये प्रतिमा सबके सामने आ गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जेएनयू को लेफ्ट पार्टियों का गढ़ माना जाता है और पिछले कुछ सालों में वहां कई विवाद हुए। छात्रों के एक गुट ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के निर्माण पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन आखिरकार इस प्रतिमा का अनावरण हुआ और प्रधानमंत्री ने छात्रों को स्वामी विवेकानंद के सिखाए रास्ते पर चलने और देश की एकता बनाए रखने का संदेश दिया। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे। ये पहला मौका रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
मुंबई में भारतीय नौसेना के कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में वागिर पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि पूरी तरह भारत में बनी ये पनडुब्बी एंटी रडार तकनीक से लैस है, यानी समुद्र में गश्त करते वक्त ये आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकती। वागिर पनडुब्बी को पानी में उतारने से पहले पूरे विधि विधान से उसकी पूजा की गई। महागणपति प्रार्थना पूर्वक दंडवत नमस्करोमि। पूजा खत्म होने के बाद नौसेना के बैंड की धुन पर इस पनडुब्बी को धीरे धीरे समुद्र में उतारा गया, जिस पर वहां मौजूद नौसेना के अधिकारियों और लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। इस पनडुब्बी को P75 यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है और मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड में इसे तैयार किया गया। P75 के ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें 6 सबमरीन को पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था और मझगांव डॉक लिमिटेड में इस सबमरीन को पूरी तरह से बनाया गया है। इस पनडुब्बी की एक खासियत यह भी है कि अगर दुश्मन का कोई जहाज या कोई पनडुब्बी इसके करीब पहुंची तो उसकी जानकारी तुरंत इस पनडुब्बी तक पहुंच जाएगी और दुश्मन किसी तरह की चाल चले उससे पहले ही ये उस पर वार कर देगी। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड को 6 पनडुब्बियां बनाने का काम सौंपा गया था, जिनमें 4 पनडुब्बियां पहले ही बनकर तैयार हो चुकी हैं। उन 4 में 2 पनडुब्बियां INS खंडेरी और INS कलावरी पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत वागिर 5वीं पनडुब्बी, जिसे मुंबई में समुद्र में उतारा गया। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी और भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर उसकी ताकत बढ़ाएगी। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी MIM और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कुछ दिन पहले बाढ़ से बेहाल हुए हैदराबाद के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। MIM के विधायक इन्हीं लोगों को मुआवजे की राशि देने के लिए पहुंचे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को आर्थिक मदद के चेक देने के लिए MIM विधायक सैयद अहमद पाशा कादरी जैसे ही पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। विरोध कर रहे लोगों की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई सरकारी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और दोनों तरफ से तनाव बढ़ता चला गया। इसी बीच MIM विधायक को बाहर निकालना भी चुनौती बन गया। पुलिस ने धकेलते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे किया ताकि विधायक को बाहर निकाला जा सके। विधायक कादरी तो चले गए, लेकिन MIM और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। थोड़ी ही देर में पुलिस की तैनाती कर जगह को खाली कराया गया ताकि इलाके से तनाव कम किया जा सके। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा करता दिखा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि नशे में धुत पुलिस वाले ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही हाउसिंग सोसाइटी के कई सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर उनसे भी उलझ गया और उन्हें धमकाने लगा। इस दौरान वहां किसी ने इस हंगामे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लोगों को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी ने उससे रिवॉल्वर छीन ली। इस प्रकरण को जो है पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है। काफी समय तक चले हंगामे के बाद सब इंस्पेक्टर को शांत कराया गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब के कई शहरों में सरकार के रवैये से नाराज किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगा। प्रदूषण की वजह से पंजाब और हरियाणा समेत दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने पर रोक लगाई गई, लेकिन सरकार के रवैये से नाराज किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगने बंद नहीं हुए। पंजाब के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और NGT की सख्ती के बावजूद वहां के कई शहरों से पराली जलाने की तस्वीरें आईं, जिनमें वहां का संगरूर जिला भी शामिल है, जहां के खेतों से पराली जलाने के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिनमें निकलने वाले धुएं ने हवा को और ज्यादा जहरीला बना दिया। एक खेत में तो किसान खुद पराली जलाता भी दिखा। यही नहीं, जिस समय किसान ने पराली जलाई उसके पास बहुत सारे लोग भी खड़े नजर आए। ये किसान सरकार के रुख से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें न तो कोई मुआवजा मिला और न ही पराली को बिना जलाए नष्ट करने वाले साधन। यही वजह रही कि उन्होंने दो टूक कहा कि वो पराली जलाना जारी रखेंगे। सानू सजा करो,
ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਓ ਕੁਛ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। एक तरफ संगरूर में किसान प्रशासन की बात नहीं मानने के मूड में दिखे तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी सख्ती करने से पीछे नहीं हटे। 2 के ऊपर कराया, बाकी की अभी कार्रवाई जो चल रही है। संगरूर के अलावा जालंधर से भी पराली जलाने के कई मामले सामने आए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें खेतों में पराली जलती दिखी, जबकि कुछ तस्वीरों में पराली जलने के बाद खेतों में जमा हुई काली राख फैल। दिल्ली में 1000 वर्ग मीटर में हवा साफ करने वाला एयर प्यूरिफायर लगाया गया। इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और हवा इतनी खराब है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जिसे देखते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने गांधीनगर इलाके में 1000 वर्ग मीटर के दायरे में हवा साफ करने वाला एयर प्यूरिफायर लगाया ताकि आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सके। जो बीजेपी सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने एक एयर फिल्टर लगाया है। इसकी मदद से ये बताया जा रहा है कि 700 से 800 मीटर तक जो हवा है उसको साफ किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया जहां गौतम गंभीर ने नारियल फोड़कर एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।